Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on your own YouTube channel. Dear students, this class is especially on common errors which will be very much important for all the examination of SSCs, CGL, IBPS and several others. So, in this topic of today, I have brought very much important sentences and you have to find out in which part of the sentence does an error have. Okay, so let us consider the first sentence. Okay, first sentence में आपका क्या है? The patient would not have died when the doctor had come in time. यहाँ पर आप देखिए कि ये सेंटेंस को आप पढ़िए. The patient would not have died when the doctor had come in time and number 5th part is no error. अब इस सेंटेंस को आप कंसीडर कीजिए तो ये आपको लगेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है. तो पैसेंट वुड नॉट हैव डाइड, यहाँ तक में तो आपको कोई एरर नहीं है. देखिए, द पैसेंट वुड नॉट हैव डाइड, पैसेंट नहीं मरा होता. कब भाई? अगर डॉक्टर जो है वह समय पर आ गया होता. तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में हम व्हेन का प्रयोग नहीं करते हैं. ये देखिए यहाँ पे, यहाँ व्हेन का प्रयोग है और व्हेन का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में नहीं करते हैं. तो आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इसको व्हेन को हटाना होगा और व्हेन के जगह आप इफ़ का प्रयोग कर दो तो आपका वाक्य सही हो जाएगा. यानी कि इस पार्ट में आपका एरर है. तो द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड if the doctor had come in time. So this is part of the sentence in which does an error have. Okay, तो when को आप क्या करो, हटा दो और वहाँ पर आप if का प्रयोग कर दो तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा. Now come to the second one. क्या कहता है सेंटेंस? 3 years have passed, मतलब 3 साल बीत गए हैं. That I returned from USA, मैं जब से रिटर्न वापस आया हूँ यूएसए से एंड सेटल हियर, और यहाँ पर बस गया हूँ, है ना. तो 3 साल बीत गए. अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका 3 years have passed, ये तो इसमें कोई एरर नहीं है. आई रिटर्न फ्रॉम, मैं जब से लौटा यूएसए से एंड सेटल हियर, और यहाँ सेटल कर गया. अब देखिए इस पार्ट में, आप देखिए इस पार्ट में दैट को देखिए. दैट टाइम ऑफ कंजक्शन नहीं है ना. दैट टाइम ऑफ कंजक्शन नहीं है. दैट का प्रयोग आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आप कंजक्शन सिंस का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. तो सही क्या हो जाएगा? 3 years have passed since I returned from USA and settled here. तो आपको सही बनाने के लिए क्या करना पड़ता? दैट को हटाना है और सिंस को लगा देना है. यह सेंटेंस भी आपका एररलेस हो जाएगा. क्लियर हो गया? Now come to the third one. She has lots of money. ढेर सारे पैसे हैं उसके पास. And she dare not purchase a new car. फिर भी, लेकिन वह जो है कार खरीदने की उसमें हिम्मत नहीं है. अब देखिए ये सेंटेंस में 2 पार्ट है. She has lots of money and she dare not purchase a new car. यानी कि सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है ना. और कंट्रास्ट को हम शो करने के लिए एंड का प्रयोग नहीं करते हैं. एंड का प्रयोग कब करते हैं? व्हेन द बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव इक्वल वैल्यू. तो एंड तो यहाँ पर होगा नहीं आपका. तो आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बता दीजिए. तो कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट या एडवर्सेटिव कंजक्शन का यहाँ प्रयोग होगा और एंड को हटा के आपको बट का प्रयोग कर दीजिए तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. देखिए क्या हो जाएगा? सी हैज लॉट्स ऑफ मनी बट सी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार. ये एंड को हटाइए और बट को लगा दीजिए. योर सेंटेंस विल बी द करेक्ट वन. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपका कंसेप्ट ले रहे हैं ना आप. देखिए, सी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड सी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार. एंड यहाँ पर कंजक्शन नहीं होगा. आपको क्या करना है? एंड को हटा के कंट्रास्ट वाला एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी बट का प्रयोग कर दीजिए तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. नाउ देखिए भाई, ऐसा है ना कि ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आपको लगेगा कि बताने के बाद ये इजी हो जाता है. सेंटेंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, आज के क्लास का बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं और ये मैंने आपको स्पेशली सीजीएल और आईपीपीएस के जो एग्ज़ाम, बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ.
एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहले व्यूअर हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर प्रकार का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फोर्थ वन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही इंस्ट्रक्टेड मी, उसने मुझे निर्देशित किया, दैट आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे करना चाहिए सभी काम। कौन सा? एज क्विकली लाइक हिम। देखिए एज क्विकली यहाँ पर आपका एडवर्ब है, एज क्विकली। तो एज क्विकली के बाद हमको ये लाइक को तो लग रहा है कि हटाना पड़ेगा, क्योंकि एज क्विकली लाइक तो होता नहीं है। तो एज क्विकली एज लाइक एज क्विकली एज। अब यहाँ हिम के जगह ही कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही। मुझे इसमें आपका एज क्विकली पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एडवर्ब से है, एज क्विकली एज ही, है ना। हिम तो नहीं होगा ना, लाइक हिम हो सकता था लेकिन लाइक नहीं होगा। यहाँ एज क्विकली के बाद फिर एज डालना होगा, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो शेल्डम, देखिए सॉरी, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही। ये इस पार्ट में, सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में आपका एरर था, जो आपने एज और ही कर दिया, लाइक हिम को हटा के एज और ही कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन आपका फिफ्थ है। क्या कहते हैं? सेल्डम और एवर। हैव आई ट्राइड, सेल्डम के बाद आपका वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, इसमें तो कोई एरर नहीं है। सेल्डम और एवर, हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स हु आर इन नीड, जो कि मदद में है। मतलब अब देखिए, आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, सेल्डम और ये और कंजक्शन है, और एवर, तो दोनों विपरीत है लेकिन और से जुड़ा हुआ है, तो चॉइस की बात है। तो सेल्डम तो नेगेटिव दे रहा है और एवर आपका पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो सेल्डम और एवर टर्म होता ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान दे दीजिए। सेल्डम के बाद अगर और आ जाए तो एवर का प्रयोग नहीं करना, आप ध्यान से देख लीजिए। सेल्डम का प्रयोग अगर आ गया तो और है तो एवर नहीं, तो एवर के जगह हमको नेवर का प्रयोग कर दीजिए, तो आपका इक्वल हो गया सेल्डम और नेवर। क्योंकि सेल्डम निगेटिव मीनिंग दे रहा है, और से जुड़ा हुआ है, तो आपको निगेटिव वर्ड ही देना है। एवर पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेल्डम और नेवर, हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स हु आर इन नीड। ये आपका सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही ये एरर था आपका, जो कि आपने बनाया कैसे? सेल्डम और नेवर कर दीजिए, एवर को हटाना है, रिप्लेस एवर विथ नेवर, योर सेंटेंस विल बी द करेक्ट। Now come to the sixth sentence. This is also a very good sentence and you have to find out the error. As he is a perfectionist, so he always insists on regular practice. अब आप देखिए, as he is a perfectionist, so अब देखिए, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। ये आप देखिए यहाँ पर सो, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में देखिए शो, ये आपका सुपरफ्लुअस है, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसके बिना ही आपका मीनिंग जो है वह क्लियर हो रहा है। तो आप क्या करो, केवल और केवल सो को हटा दो यहाँ से, और ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही ऑलवेज इंसिस्ट के बाद तो ऑन आता ही है, ये विषय ही है, रेगुलर प्रैक्टिस हो गया। जैसा कि वह एक परफेक्शनिस्ट है, वह हमेशा दूसरों पर रेगुलर प्रैक्टिस पर जोर देता है, इंसिस्ट ऑन करता है। इंसिस्ट के बाद ऑन प्रीपोजिशन आता है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। केवल आपका क्या गलती था? सो आपका सुपरफ्लुअस था, एक्स्ट्रा था, जो आपको हटा देना था। ठीक है, कम टू द सेवंथ वन। सेवंथ वन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, टू गो थ्रू द नोट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को नोट्स पे सरसरी निगाह से जाने की कहा, सलाह दिया। एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना समय हो सके, जितनी बार हो सके। लेस्ट,
ताकि ना, ये देखिए लेस्ट एक ऐसा कंजक्शन है, ये देखिए लेस्ट एक ऐसा कंजक्शन है विच हैज अ नेगेटिव मीनिंग इन इटसेल्फ, जिसमें कि खुद एक नकारात्मक मीनिंग होता है। लेस्ट का मतलब हुआ ताकि ना, लेस्ट दिस वुड फेल, नो एरर है आपका। देखिए लेस्ट डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा कंजक्शन है कि लेस्ट के बाद आपका जो एक्जुलरी वर्ब होता है, लेस्ट के बाद जो आपका एक्जुलरी वर्ब होता है, ये आप ध्यान से देखना, मैंने अनेक वीडियोस में आपको बताया है कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट वुड। ये ध्यान देना, वुड को हटाइए, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, और आप लेस्ट के बाद वुड का प्रयोग नहीं करें। हमेशा ये ध्यान दें कि ये अक्सर पूछा जाता है कि वेयर देयर इज लेस्ट, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड नॉट वुड। तो आप क्या करें, सेंटेंस के इसी फोर्थ पार्ट में आपका एरर है, इसी पार्ट में एरर है, ध्यान दे दीजिए। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट दे शुड फेल, ताकि वो फेल ना हो जाए। टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइज किया कि वो नोट्स को जितनी बार हो सके उसको सरसरी निगाह से देखे, ताकि वो फेल ना हो जाए। तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम विच कैनॉट बी सोल्व विथ सम, विच दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम which cannot be solved with some efforts। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, this is not such a big problem which cannot be solved with some efforts। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आपका फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है, such a big problem नो एरर है। यहाँ पर which एक ऐसा कंजक्शन यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स, which का प्रयोग which cannot be solved, यहाँ पर which का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर प्रोग्राम किसका प्रयोग करेंगे, as cannot be solved with some efforts। which को हटा दीजिए, which के स्थान पर आप as का प्रयोग कर दीजिए, as cannot be solved with some efforts। ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका 9th वन है, क्या कहता है, he asked me that why I was not appearing in the examination। देखिए ये आपका जो है ना इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट नरेशन में स्पेशली ये WH क्वेश्चन वाला इनडायरेक्ट सेंटेंस है ना। तो आप देखिए जहाँ पर आप देखिए ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वॉज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सही है, नॉट अपीयरिंग भी सही है, ही आस्क्ड मी भी सही है। अब इस पार्ट में आइए, दैट यहाँ पर दो कंजक्शन है, ये वाई भी यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है और दैट भी। तो आप देख लेना कि इस तरह के वाक्य में, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दैट और वाई का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, दैट का प्रयोग हटा दो, वाई का प्रयोग रहने दो। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट का प्रयोग वहाँ पर एक्स्ट्रा था, दैट को हटाना है और दैट सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। डबल कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए 10th वन में देखते हैं क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थापना करने वाले थे, फाउंडर्स थे, आर सो रेवरेंड एज, है ना, अंबेडकर, इफ नॉट मोर। तो मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए इस पार्ट में आर सो रेवरेंड एज। तो ये जो सो और एज का प्रयोग कहाँ होता है, इफ द सेंटेंस हैज सम नेगेटिव इन इटसेल्फ। सो और एज ये पॉजिटिव डिग्री का है, तो पॉजिटिव डिग्री में ये जो हम सो का प्रयोग हुआ है, अगर इधर से कहीं भी नॉट का प्रयोग होता तो हम सो और एज का प्रयोग करते। रेवरेंड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, तो एज रेवरेंड एज होना चाहिए था, सो के जगह आप एज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन
आर एज रेवरेंट एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। क्लियर हो गया? तो सो को हटाइए, एज का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि सो और एज का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में आपका निगेटिविटी होती है, यानी नकारात्मक बात होती है। तो ये सेंटेंस भी आपका सही हो गया। कम टू द लास्ट वन, क्या कहता है? शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड। आप ध्यान से देखिए, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड, आई एम रीडिंग आउट दिस वन, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। क्लियर? शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट they had expected। अब देखिए, she was not so well versed in English। अब देखिए that का प्रयोग यहाँ होगा क्या, है ना? अब देखिए, सो यहाँ कंजक्शन है तो दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंजक्शन में स्ट्रक्चर ये होता है, सो है तो एज आना चाहिए। तो आप डियर स्टूडेंट्स एज दैट को हटाइए और एज लगा दीजिए, आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्या करना है आपको? दैट सो है तो एज आएगा। ऐसे अनेक सारे टर्म में आप देखेंगे, है ना? अब देखिए, सच और एज आया ना यहाँ पर। इस वाक्य में देखिए 8.1 में क्या कहता है? सच आ गया तो विच को हटा के आपने एज किया, तो सच एज टर्म होता है कंजक्शन का, कोरिलेटिव कंजक्शन है। सो है तो एज आएगा, सेंटेंस आपका सही हो गया। तो क्या हो गया? शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज दे हैड एक्सपेक्टेड। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपका एरर था, दैट को हटाना है और एज का प्रयोग करना है। तो लाइक दिस वे आई हैव गिवन यू द टिप्स on these important sentences. Hope you like this video and will get benefit of this video. Thank you for watching and see you in the next class.